नमस्ते बच्चों, वेलकम टू साइंस क्विज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रेविटेशन बात करते हैं तभी हमारे दिमाग में क्या आता है कि न्यूटन कोई एप्पल का पैर के नीचे बैठा था और उसके सर पे आके एप्पल गिर गया, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि न्यूटन एप्पल के नीचे बैठा था और एप्पल आके न्यूटन के सर पे गिर गया। एक्चुअली में कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली में हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ था कि न्यूटन घर के अंदर थे, तो थोड़ी देर बाहर में कोई एप्पल ट्री को देख रहे थे। तो उस ट्री में से एप्पल क्या गिर, उस टाइम पे उस ट्री में थे क्या हुआ, एप्पल नीचे गिर गया। तो इसी के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और थोड़ा क्वेश्चन आया। तो उस वक्त उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि एप्पल तो गिरा, एप्पल क्या हुआ, समझो ये मेरा ट्री है, ठीक है। इसमें से एप्पल गिरा, ऐसे घर से एप्पल गिरा। तो उनके मन में क्वेश्चन ये नहीं आया कि एप्पल क्यों गिरा, ठीक है। उनके मन में क्वेश्चन ये नहीं आया कि एप्पल क्यों गिरा। उनमें मन में क्वेश्चन आया कि एप्पल जो गिरा है वो स्ट्रेट सीधा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ठीक है। ये एप्पल सीधा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा। ये एप्पल कुछ इस एंगल पे भी गिर सकता था, इस एंगल पे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था। वो सीधा नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ठीक है। उसमें से हमको आइडिया मिला क्या, उसमें से हमको ग्रेविटेशन का आइडिया मिला, ठीक है। उस बारे में थोड़ा सोचते सोचते हमको क्या मिला कि एप्पल नीचे स्ट्रेट नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और कुछ साइड एंगल पे क्यों नहीं गिरा, ऐसे एंगल पे क्यों नहीं गिरा, वो सीधा नीचे की तरफ ही गिरा। जो कोई भी चीज़, हम इस पेन को ही पकड़ लो, इसको ऐसे फेंकते ही ये पूरा सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ गिर रहा है। वो ऐसे क्यों नहीं गिर रहा है, ऐसे क्यों नहीं गिर रहा है, इसी के बारे में सोचते सोचते हमको क्या मिला कि तभी हमको क्या मिला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तभी हमको क्या मिला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जा सकता है। क्या बोला सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जा सकता है। अच्छा, तो अभी बात है जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या बोला है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि क्या बोलने की कोशिश किया है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इधर उन्होंने क्या बोला है कि ई स्टेट दैट एवरी बॉडी इन नेचर attracts every other body with a force, ठीक है। इधर क्या बोला है कि everybody in nature attracts every other body। मतलब इधर क्या बोला है कि नेचर में जो भी चीज़ है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझो इधर एक पेन है, दूसरा और एक ये हाथ है मेरा, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। या इधर एक पेन है और इधर और एक पेन, ये दूसरे को भी और एक चीज़ को सब क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बोर्ड को भी ये पेन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये मतलब हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे समझो इधर मास है, एक मास है m1 पकड़ लो, और इधर कोई चीज़ है उसका मास है m2, ठीक है। इधर और भी कोई भी चीज़ पकड़ लो, इसका मास क्या है, m2। तो ये m1 m2 मतलब ये जो मास है, दो मास है m1 m2, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा और ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये मास अगर इसको अट्रैक्ट किया, मतलब फोर्स किधर की तरफ लगेगा, खुद की तरफ। अगर तुम देखो, तुम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को खींच के तुम्हारे पास ला रहे हो,
तो किसी भी चीज़ को अगर खींच के तुम्हारे पास लाना है, तुम फोर्स किधर लगाओगे? इधर खुद की तरफ फोर्स लगाओगे या खुद से दूर लगाओगे? खुद की तरफ फोर्स लगाओगे। तो ये वाला फोर्स किसकी तरफ लगाएगा? ये खुद की तरफ लगाएगा। तो ये वाला फोर्स कौन लगाएगा? मास 1। तो इसको फोर्स का नाम दे देते हैं F1। ठीक है। सेम ये M2 भी तो इसको खींचेगा ना, ये वाला मास भी इसको क्या करेगा? खींचेगा। सेम ये वाला भी मास इसको खींचेगा, इसका नाम दे देते हैं F2। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं? F2। समझ में आया? M1 इसको खींच रहा है, इसके लिए F1 इस तरफ, और M2 इसको खींच रहा है, इसलिए F2 इस तरफ। तो इधर क्या बोला? एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, मतलब जो दो बॉडी होगा बस जितना भी बॉडी हो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्ट करते हैं मतलब ये जो फोर्स F1 से M1 खींच रहा है, इसका मतलब क्या है? M1 M2 को फोर्स F1 से खींच रहा है और M2 M1 को फोर्स F2 से खींच रहा है। तो ये जो दो फोर्स होगा ना, F1 और F2, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये F1 और F2 क्या ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इतना तक हमको समझ में आया कि F1 और F2 जो दो फोर्स होगा, ये दो फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, ये तो जो फोर्स अगर इक्वल हुआ, हम तो इतना फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स। ये हमने फोर्स के बारे में इतना बात किया। तो वो फोर्स क्या होगा? ये जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो उसका वैल्यू कैसे होगा? वो उसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा हमको? ठीक है, तो इधर इसका फोर्स का भी उसने डेफिनेशन दिया हुआ है। फोर्स के बारे में इसने क्या बोला कि व्हिच इज एवरी बॉडी इन नेचर अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इधर जो M1 था और ये M2 था, ये दोनों फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इनटू। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन या इनटू। इन दोनों का मास का इन M1 इंटू M2। और क्या होगा? एंड inversely proportional to the square of the distance between them, and inversely proportional 1 by r square। इन दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस मैंने इनका मास M1 और इनका मास M2, इन दोनों का बीच का मास अगर मैंने r पकड़ लिया तो ये F क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब इससे क्या पता चल रहा है? देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। अगर मतलब दोनों का मास अगर बढ़ा, तो Fp क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों का मास अगर बढ़ा तो Fp क्या होगा? बढ़ेगा। और इससे क्या पता चला? दो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब उल्टा। ठीक है, मतलब उल्टा। तो अगर ये R बढ़ा तो F क्या होगा? घटेगा, और ये R घटेगा तो F क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और ये R क्या है? इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। ये दोनों का बीच का क्या? डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस भी है ना, वो उनका सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। किससे टू किससे? ये जो डिस्टेंस है ना, किससे किससे? सेंटर टू उसका सेंटर। मेरा इधर से इधर तक नहीं होगा, इधर से इधर तक भी नहीं होगा। सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू क्या होगा? सेंटर। अगर समझो, अगर ये सेंटर टू क्या होगा? सेंटर। समझ में आया? इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा, तो अभी थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बोला है कि इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, तो हमको पहले समझना पड़ेगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे क्या होता है? अगर हमको किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना है, मतलब फोर्स अप्लाई करना है, अगर उस चीज़ के ऊपर हमको फोर्स अप्लाई करना है तो उसको अगर हमको कॉन्टैक्ट करना पड़ा, मतलब टच करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा? ऐसे अगर समझो मुझे इस हाथ के ऊपर ऐसे फोर्स लगा है, इसको हटाना। ठीक है, तो अगर फोर्स लगा के हटाना है तो इसको मैं फोर्स दूंगा, तो इसको मैं टच किया ना, तो ये हो गया क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ को हम फोर्स लगाना है, ठीक है, फिर भी उस चीज़ को हमको कांटेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब टच करने का ज़रूरत नहीं है।
ऐसे ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा, उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? उसके बाद इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, मतलब इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? हर वक्त एट्रैक्ट करेगा, मतलब खुद की तरफ खींचेगा। ठीक है, हर वक्त क्या करेगा? खुद की तरफ खींचे। मतलब समझो ये मेरा पेन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो क्या करेगा? ये हर वक्त इस पेन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हर वक्त क्या करेगा? पेन को अट्रैक्ट करेगा। कभी भी पेन को ऐसे रिपल नहीं करेगा, दूर हटा नहीं देगा। ठीक है, हर वक्त खुद की तरफ लाएगा, ऐसे दूर हटा नहीं देगा। समझ में आ गया? ये देखो, इट इज डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मास एंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। तो ये तो हमको पहले ही पता चला कि F क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो देखो अब हम थोड़ा इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? फॉर्मूला। तो इधर हमको क्या बोला? इट इज एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, एंड फोर्स के बारे में क्या बोला? व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इसको m1 और इसको m2, तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों का मास का प्रोडक्ट। और F इज inversely proportional to the distance between them, and F is inversely proportional to the distance between them। मतलब डिस्टेंस, और तुम लोग बोलो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से लेके दूसरे वाले के सेंटर तक। कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से लेके दूसरे वाले के सेंटर तक। कहाँ डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? सेंटर से लेके दूसरे वाले के सेंटर तक। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैंने कॉम्बाइन कर दिया, मतलब एक साथ ला लिया, देखो m1 m2 किधर है? ऊपर है, तो m1 m2, और ये r² किधर है? नीचे है। तो क्या मिल गया? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r²। अभी हमको पता ही है, अगर हमको प्रोपोर्शनल साइन चुन के उठा के प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करके अगर इक्वल टू साइन बिठाना है, तो हमको क्या चाहिए? एक कांस्टेंट चाहिए। तो इधर कांस्टेंट को हम क्या पकड़ेंगे? कैपिटल G। इधर कांस्टेंट को हम क्या पकड़ेंगे? कैपिटल G। तो इसका मतलब क्या हो गया? G m1 m2 बाई r²। समझ में आया? फिर से रिपीट कर दो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो m1 into m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अभी दोनों को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने से क्या हो गया? m1 m2 ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, r नीचे है तो r नीचे लिख दिया। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी उठा के हमको अगर इक्वल टू बिठाना है, तो हमको क्या चाहिए? एक कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पुट किया कैपिटल G। क्या कांस्टेंट पुट किया? कैपिटल G। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया? अभी हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट और वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले ऐसा यूनिट फाइंड करेंगे और दूसरा उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। SI unit of G। ठीक है, SI unit of G। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला? F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। हमको क्या चाहिए? हमको G का SI यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? G का SI यूनिट। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? G को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको भी फाइंड करना है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? अकेले करना पड़ेगा। तो देखो इधर 8 डिवाइड में इधर आएगा तो किधर क्या हो जाएगा? इनटू में।
और ये इधर m1 m2 किस में, इनटू में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इक्वल टू जी, जी इक्वल टू हमको क्या मिला, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। तो अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करो, समझो चीज़ को, अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, f का वैल्यू बिठाएंगे, r का वैल्यू बिठाएंगे, m का, m2 का, m1 का और m2 का वैल्यू बिठाएंगे। और अगर हमको SI यूनिट फाइंड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, f का SI यूनिट बिठाएंगे, r का यूनिट बिठाएंगे, m1 का यूनिट बिठाएंगे और m2 का भी यूनिट बिठाएंगे। तो अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमको SI यूनिट फाइंड करना है तो हम क्या पुट करेंगे, SI यूनिट पुट करेंगे। तो करते हैं, लो f का यूनिट पता ही हमको क्या है, न्यूटन। f का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और ये क्या था, r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और ये क्या है, मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। और इसका भी यूनिट क्या होगा, केजी। तो इसका यूनिट क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो केजी और केजी इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। तो इससे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है, आसान था, ठीक है। अभी इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू पुट, मतलब इसका वैल्यू का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका वैल्यू का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम सिर्फ उसका वैल्यू, अगर ऐसे ही हमको वैल्यू का डेरिवेशन हमको नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम क्या करेंगे, रट्टा या याद कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जी का वैल्यू कितना है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। कितना वैल्यू है, इसको याद कर लेंगे। जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में इसको हम यूज़ करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम ऐसा कैसे याद करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसका एक्चुअल वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी अब तुम लोग बोलो कि अगर मेरे इधर, उसके पहले तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आएगी कि सर हर एक चीज़ अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझो हर एक चीज़, सर आपने बोला कि हर एक चीज़, ये ग्रेविटेशन लॉ में भी था कि हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर ये पेन, मतलब तो सर अगर ये पेन और इस, तो सर ये दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है ना भाई। हाँ सर ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो सर हम अगर ऐसे इसको ऐसे रख देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ क्यों नहीं आ रहे सर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझो बात को। अगर समझो, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। समझो तुम्हारे इस हाथ में छोटा सा एक मैग्नेट है, ठीक है, और इस हाथ में भी छोटा सा और एक मैग्नेट है, और तुम बड़े से एक मैग्नेट के ऊपर खड़े हुए हो। क्या हो, खड़े हुए हो, मतलब बड़े से एक मैग्नेट के ऊपर तुम ऐसे खड़े हुए हो। तो तुम बोलो ये दोनों मैग्नेट, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे या बड़े मैग्नेट की तरफ जाएंगे। हाँ ओबियसली बड़े मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ही हो रहा है, देखो ये भी और ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर हम किसके ऊपर है, आर्क भी तो हमको अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये किसके तरफ, ये दोनों किसके तरफ जाएंगे, छोटे वाले की तरफ या बड़े वाले की तरफ, तो बड़े वाले की तरफ जाए, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, आराम से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों, अब हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखते
क्या बोला है न्यूमेरिकल में, 2 persons having mass 50 kg are standing each, the 2 person having mass 60 kg, मतलब समझो इधर कोई है और इधर कोई है, दोनों का मास कितना है 50, इसका भी मास कितना है 50 kg। Standing each that the center of the gravity are 1 meter apart, मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 मीटर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं m1, इसको पकड़ लेते हैं हम m2, ठीक है, तो क्या हो गया देखो m1 इज इक्वल टू कितना है 50, m2 इज इक्वल टू कितना है 50 और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r इज इक्वल टू 1, ठीक है। सब दो, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है और ये भी मीटर में। तो अभी हमको क्या पता चल रहा है, हमको क्या बोला है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब हमको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला फोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो बिठाओ जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, m का वैल्यू कितना है 50, इधर m का वैल्यू कितना है 50 और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, r कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो 6.67 इंटू क्या आएगा 50 हो जाएगा 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 समझते, और उसके करोगे तो कुछ समझ में आया, पक्का समझ में आया, हाँ। तो ये वाला पक्का समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट मैंने नहीं किया बाकी वाला पार्ट मुझे होमवर्क चाहिए, जो पार्ट मैंने नहीं किया बाकी वाला पार्ट क्या चाहिए मुझे, होमवर्क, जो वाला पार्ट मैंने नहीं किया बाकी वाला पार्ट मुझे क्या चाहिए, होमवर्क। तो हम ये वाला न्यूमेरिकल देखेंगे क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आराम से कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो इसका मतलब क्या है समझो, अगर इधर कोई था मास और इधर एक मास था m2, ठीक है, इसका डिस्टेंस था r, इसका डिस्टेंस क्या था, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या था r। अभी क्या किया हुआ है कि मास m1 और m2 का मास तो ही है, ठीक है, m1 और m2, मगर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया, मतलब r/2 कर दिया, क्या कर दिया r/2। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ठीक है, इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था और इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में कितना क्या चेंज आया, ठीक है, दोनों के बीच में क्या कितना चेंज आया। तो देखते हैं, पहले ये वाला करते हैं, चलो। इसका मास कितना है, मास कितना है m1, दूसरा का मास कितना है m2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये इस वाले का देखते हैं, देखो इसका मास कितना है m1, उसका मास कितना है m2 और दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों का डिस्टेंस क्या है हाफ, दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया हाफ, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया r/2। अभी फोर्स फाइंड करते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी m1 मास कितना है m1, ये वाला मास कितना है m2 और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, पहले r था अभी कितना हो गया r/2, इसके प्लेस में क्या बिटेगा r/2, इसके प्लेस में कितना बिटेगा r/2, तो r/2 का फोर्स, ठीक है। तो क्या हो गया जी m1 m2 r स्क्वायर बाई 4। अभी ये जो नीचे 4 है और रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या हो गया ऊपर, ठीक है, इतना समझ में आया।
ये वाला पार्ट को हम इधर से इधर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये वाला पार्ट को हम इधर कंटिन्यू करते हैं। देखो इतना समझ में आ गया, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। देखो तो F इक्वल टू क्या लिख लिया, 4g m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, 4g m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ये 4g m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या था, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर क्या था, ये रेडियस चेंज होने के पहले का, ये डिस्टेंस का चेंज होने के पहले का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। पहले का फोर्स क्या था, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं ना 4, इसके प्लेस में ये वाला जी एफ बिठा सकते हैं। हाँ भाई, तो क्या चेंज हुआ, देखो कि अभी जो नया हमको फोर्स मिला है, क्या मिला, 4 टाइम्स ऑफ पहले वाले का जी, मतलब चेंज करने के पहले जो फोर्स था उसका 4 टाइम्स, पहले वाले के चेंज करने के पहले जो फोर्स था उसका कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, पहले का 2-3 और ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं। हमने क्या किया, अभी इनिशियल में मास कितना पकड़ा, देखो मास हमने इनिशियल में कितना पकड़ा, और इनिशियल में हम इनका मास पकड़ा m1 और m2, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस पकड़ा r, m1 m2 और इन दोनों का डिस्टेंस क्या पकड़ा r। तो इसके लिए फोर्स क्या होगा, F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे फाइनल में क्या करेंगे, हम फाइनल में क्या करेंगे, तो एक हम पहला वाला मास को 2 टाइम्स कर देंगे। कितना टाइम्स, पहला वाला मास को क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो 2m मतलब डबल कर दिया, पहले वाला मास को क्या कर दिया, डबल, पहले वाला मास को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, और दूसरा वाला मास जैसा है ऐसे ही रख दिया। ठीक है, दूसरा वाला मास जैसा है वैसे ही रख दिया, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। क्या कर दिया, हाफ कर दिया, दोनों का बीच का डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देखो इधर देखते हैं थोड़ा, इधर जो r के ऊपर स्क्वायर है ना, मतलब r का जो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे जी m1 m2 r उसका स्क्वायर, r के प्लेस में जो होगा उसका स्क्वायर, r के प्लेस में जो होगा उसका स्क्वायर। अगर इधर 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर, अगर 4 हुआ तो 4 का स्क्वायर, 5 हुआ तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, सेम। देखो तो अब हम नया फोर्स फाइंड करेंगे, तो नया फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो जी m1 के प्लेस में हमारा कितना होगा, m1 के प्लेस में हमारा कितना होगा 2m1, m1 के प्लेस में कितना होगा 2m1। ठीक है, m2 के प्लेस में कितना होगा m2। ठीक है ना भाई, r के प्लेस, इधर जो r है, इधर r के प्लेस में कौन है, इधर जो r है उसके प्लेस में कौन है r/2, इधर जो r है उसके प्लेस में कौन है r/2, उसका होल स्क्वायर। समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे। देखो इधर r का स्क्वायर मतलब क्या, r उसका होल स्क्वायर, r के प्लेस में जो होगा उसका होल स्क्वायर। इधर r के प्लेस में कौन है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो कैसे करते हैं r/2 का होल स्क्वायर, देखो 2g m1 m2 दो क्या होगा, स्क्वायर r का भी होगा, स्क्वायर इसका भी होगा। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा, r का भी स्क्वायर होगा, और ये जो नीचे जो 2 है उसका भी स्क्वायर होगा। तो r का स्क्वायर कितना होता है, r का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, अभी इसका देखो अभी क्या हो जाएगा, ऐसे 2g m1 m2 और r नीचे है, तो इसे कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो r के साथ अगर 2 को इंटू किया, r के साथ अगर 2 को इंटू किया कितना होगा, तो 2 के साथ अगर 4 को इंटू किया, 2 के साथ अगर 4 को इंटू किया तो कितना होगा, g8 m1 m2 बाई r का स्क्वायर, g8 m1 m2 बाई r का स्क्वायर। तो देखो, तो अगर अभी नंबर को हमने पहले लिख दिया, 8 नंबर को हमने पहले लिख दिया, तो बाद में नंबर को हम पहले लिख देंगे, तो 8g m1 m2 बाई r का स्क्वायर। तो देखो gm1 m2 r का होल स्क्वायर, gm1 m2 r का होल स्क्वायर, तो gm1 m2 r का होल स्क्वायर किसका वैल्यू है भाई, f का, मतलब इनिशियल f का। किसका वैल्यू है, तो gm1 m2 बाई r स्क्वायर किसका वैल्यू है, इनिशियल f का। किसका वैल्यू है, इनिशियल f का। तो इसके प्लेस में हम इनिशियल f लिख सकते हैं 8f। ठीक है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल जो हमारा फोर्स हुआ, फोर्स में जो चेंज हुआ, कितना टाइम चेंज हुआ, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। चेंज कितना टाइम हुआ, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। समझ में आया? ठीक है। और अभी हम और 2-3 करते हैं। ये तक समझ में आया? यहाँ तक ठीक है भाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों मास को डबल कर देंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों मास को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इनिशियल तो ऐसा ही है, अभी फाइनल में क्या करेंगे, दोनों मास को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। दोनों मास को क्या कर देंगे, डबल। तो दोनों मास को अगर डबल कर दिया तो क्या होगा, F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F जी m के प्लेस में कौन आएगा, 2m1, m2 के प्लेस में कौन आएगा, 2m2 बाई आर स्क्वायर। 2m1 2m2 बाई आर स्क्वायर। तो F प्राइम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा सॉरी जो 2m के प्लेस में कौन आएगा, 2m1, m2 के प्लेस में कौन आएगा, 2m2, r के प्लेस में कौन आएगा, r/2 उसका होल स्क्वायर, r/2 उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, f प्राइम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 2 इधर 2 2 जा 4 जी 2 2 जा 4 m1 m2 बाई लो r का स्क्वायर कितना होता है, r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है। अभी इसे कैसे करेंगे, दो जी 4 m1 m2 रेसिप्रोकल हो गया 4 r स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, 16 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो फिर से ये वाला जो जी m1 m2 है, जी m1 m2 है, ये किसका वैल्यू है, इनिशियल f का। ये किसका वैल्यू है, इनिशियल f का। तो इसके प्लेस में इनिशियल f लिख देते हैं। तो अभी कितना टाइम चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ 16 टाइम्स। अभी कितना टाइम चेंज हुआ, अभी चेंज हुआ 16 टाइम्स। ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं, समझो अभी हमने क्या किया, मास को ट्रिपल कर दिया। मास को क्या कर दिया, एक मास को क्या कर दिया हमने, ट्रिपल कर दिया। एक मास को क्या कर दिया हमने, ट्रिपल। और रेडियस को जो हाफ किया था उसको हमने कर दिया क्या, उसको भी हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ठीक है। जो हमने क्या किया, जो एक मास को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, और रेडियस को भी हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अभी क्या करते हैं, सेम है भाई, F सेम है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। जी m1 के प्लेस में कौन बैठेगा, m1 के प्लेस में कौन बैठेगा, 3m1, और m2 के प्लेस में तो m2, r के प्लेस में कौन बैठेगा, 3r स्क्वायर। ठीक है। तो 3r स्क्वायर, तो जी 3m1 m2 बाई 3 का स्क्वायर 9, और 8 का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है। अभी जो नंबर है उसको पहले लिख लो। अभी जो नंबर है उसको क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। तो नंबर है तो इधर ऊपर 3 है 3, नीचे 9 है 9, तो अंदर क्या रहे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इधर से अगर मैंने 3 लिख लिया तो कौन रहेगा, जी m1 m2, और इधर से अगर 9 लिख लिया तो नीचे कौन रहेगा, आर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो काट, तो क्या हो जाएगा 1/3 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो चाहे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट किसका है, ये इनिशियल है। ये वाला पार्ट क्या है, इनिशियल है। तो इसके प्लेस में कौन बैठेगा, इनिशियल। तो कितना टाइम चेंज हुआ, 1/3 टाइम्स चेंज हुआ। कितना टाइम्स हुआ चेंज, 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी आप लोगों को अगर इस लेक्चर का नोट चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए, या डेली के लिए प्रैक्टिस का प्रॉब्लम चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलो बाय।